आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रकाश पांडे आप लोगों के लिए आधुनिक भारत में एक नया टॉपिक लेके आया हूं, जिसे धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण कहा जाता है। सोशल एंड रिलीजियस रेजिडेंस कहा जाता है। इस सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण का मतलब है सामाजिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में पुनर्जन्म। ये पुनर्जागरण कोई नई अवधारणा नहीं थी। 15वीं और 16वीं शताब्दी में यह पुनर्जागरण यूरोप में हो चुका था। यूरोप में मध्यकालीन व्यवस्था का अंत 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ और भारत में मध्यकालीन व्यवस्था का अंत 19वीं शताब्दी में हुआ। 19वीं शताब्दी में ही पुनर्जागरण का भारत में शुरुआत हुई। भारत के तमाम बुद्धिजीवियों ने इसकी शुरुआत करने का कार्य किया। पुनर्जागरण 3 क्षेत्रों में था। यहाँ का समाज तमाम अंधविश्वासों, कुरीतियों इत्यादि में जकड़ा हुआ था। यहाँ का हिंदू समाज का जो निचला तबका था, वो सामाजिक सम्मान और आर्थिक सुविधाओं से बदहाल। ऐसी स्थिति में वह ईसाई धर्म को स्वीकार करता जा रहा था। इसलिए स्वीकार करता जा रहा था क्योंकि यूरोपीय निचले तबकों को आर्थिक सुविधाएं देते थे, उन्हें नौकरियां देते थे, उनके लिए खाने पीने रहने के लिए प्रबंध करते थे। इसलिए यहाँ का निचला तबका ईसाई मत को स्वीकार करता जा रहा था। इसलिए हिंदू बुद्धिजीवियों को लगा, जो बुद्धिजीवी थे धार्मिक क्षेत्र में, उनको लगा कि अगर हिंदू धर्म में सुधार कर दिया जाए तो ये जो धर्मांतरण हो रहे हैं इससे रोका जा सकता है। 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया। और इससे एशियाटिक सोसाइटी के स्थापना हो जाने से भारतीयों को आत्मगौरव की अनुभूति, भारतीयों को लगने लगा कि हमारी भी कुछ पहचान है, हमारे भी वेद उपनिषद इत्यादियों की पहचान है। अगर ये पहचान नहीं होता, ये उपनिषदों के पहचान नहीं होते, तो आने वाले समय में अंग्रेज इसका रूपांतरण नहीं करवाते। इसीलिए तमाम जो हमारे साहित्य हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, वो महत्वपूर्ण है। इसलिए अंग्रेज इसका अंग्रेजी में रूपांतरण करवाए। आगे हम बातें करें तो इस समय कई बुद्धिजीवी निकल के सामने आए, जिन्होंने यहाँ के समाज में मौजूद अंधविश्वासों, सती प्रथा, प्रदा प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं के अपशकुने, इन सबको दूर करने का प्रयास किया। इसमें कई नाम प्रमुख हैं। जो लोग सामाजिक क्षेत्रों में वंचित थे, सामाजिक वंचना से प्रभावित थे, उनको भी प्रभावित करने का, उन्हें भी सुधारने का काम किया, उन्हें भी मुख्य धारा में लाने का काम किया, उनके अधिकारों की मांग किया। और ऐसे नामों में देखा जाए तो पहला नाम है राजा राम मोहन राय। प्रमुख समाज सुधारकों में राजा राम मोहन राय आते हैं, केशव चंद्र सेन आते हैं, महादेव गोविंद रनाडे आते हैं। महादेव गोविंद रनाडे को ही महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता है। कई बार ये सवाल बन चुका है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो उसका एक लाइन में आंसर जाता है और वो जाता है महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो पेशे से बंगाल में एक शिक्षक थे, लेकिन उन्होंने समाज सेवा, महिलाओं के उत्थान इत्यादि के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।
ईश्वरचंद्र विद्यासागर के ही प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, विडो रीमैरिज एक्ट पारित हुआ। वहीं पर दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ज्योतिबा फूले, ये तमाम नाम हैं जो नाम भारत के समाज सुधार में अग्रणी है। भारत के समाज सुधारकों में ये सभी नाम प्रमुख हैं, आदरणीय हैं। वहीं पर देखा जाए तो मुस्लिम, जैसे हिंदू धर्म में सुधार होने लगा, मुस्लिम धर्म में भी तमाम तरह की अंधविश्वास और कुरीतियां मौजूद हो गई थी। इसीलिए सर सैयद अहमद खां, शिबली डोबानी, ये तमाम, अब्दुल लतीफ है, तमाम ऐसे मुस्लिम जीवी आए जिन्होंने मुस्लिम धर्म में भी सुधार करने का प्रयास किया। इस तरह देखा जाए तो ये सामाजिक धार्मिक आंदोलन, पुनर्जागरण इतिहास का, भारतीय इतिहास का वह बिंदु है जो मध्यकालीन भारत का अंत कर देता है और भारतीय समाज में, धर्म में आधुनिकता का समावेश करता है, आधुनिकता का समावेश करता है। इसमें हम सबसे पहला एक नाम लेते हैं जिनका नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बारे में हम चर्चा कर ले। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में बंगाल के ब्राह्मण परिवार में हुआ। राजा राम मोहन राय शुरुआत से ही चिंतनशील व्यक्ति थे। जो समाज में मौजूद कुरीतियां थी, अंधविश्वास था, मूर्ति पूजा के प्रति जो निष्ठा थी लोगों की, उस पर उन्होंने खुलकर प्रहार किया। 15 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने मूर्ति पूजा के विरोध में एक लेख लिखा और उसी लेख के कारण उन्हें अपने पिता से ही उलझना पड़ा। उनके पिता ने उन्हें घर निकाला दे दिया और घर निकलने के पश्चात राजा राम मोहन राय नेपाल चले और नेपाल जाने के पश्चात राजा राम मोहन राय वहीं पर बौद्ध दर्शन के संपर्क में आए, बुद्धिस्टों के संपर्क में आए और बौद्ध दर्शन के संपर्क में आने के पश्चात उन्होंने धार्मिक अनुशीलन किया, तमाम तरह के धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया। लेकिन 1803 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण राजा राम मोहन राय पुनः अपने बंगाल आए। बंगाल आने के पश्चात राजा राम मोहन राय के बड़े भाई पहले ही मर चुके थे। उनकी भाभी को सती प्रथा के तहत उनके भाई के साथ चिता पर जिंदा जला दिया गया था। टोटल परिवार का भरण पोषण राजा राम मोहन राय के पास आया। इसलिए राजा राम मोहन राय ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करने के लिए चले गए और जॉन डिग्री जो ईस्ट इंडिया कंपनी में था उसी के दीवान बने। उसी के दीवान के रूप में राजा राम मोहन राय ने कुछ दिनों तक कार्य किया। जॉन डिग्री के साथ आने के बाद राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी भी सीखी। राजा राम मोहन राय के द्वारा अंग्रेजी सीखी गई और अंग्रेजी में इतने सिद्धहस्त हो गए कि एक बार राजा राम मोहन राय ने एक पोयम लिखी, एक कविता लिखी और उस कविता के बारे में एक ब्रिटिश अंग्रेज ने कहा कि अगर इस कविता लिखने वाले के नाम के साथ हिंदू नहीं जुड़ा होता तो ये कहा जाता कि दुनिया के सबसे बेहतर लिखने वाले अंग्रेज लेखक की पोयम है, अंग्रेज लेखक की कविता है। इस तरह देखा जाए तो बाद में राजा राम मोहन राय और जॉन डिग्री के साथ एक छिटपुट झड़प हो गई और 1814 में राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी से दीवान के पद से त्याग कर दिया। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने 1814-15 ईस्वी में एक सभा का गठन किया जिसे आत्मीय सभा कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि राजा राम मोहन राय ने पहला संगठन कौन सा बनाया था।
ये बिहार एपीओ में पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। तो राजा राम मोहन राय ने सबसे पहला जो संगठन बनाया 1814-15 ईस्वी में, उसे आत्मीय सभा के नाम से पुकारा जाता है। उसके पश्चात राजा राम मोहन राय ने 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया और वेदांत सोसाइटी के बाद राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। हिंदू कॉलेज को प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से भी आगे जाना गया। हिंदू कॉलेज एक डच घड़ीसाज डेविड हेयर के सहयोग से उन्होंने स्थापित करने का काम किया और ये भारत का आधुनिक शिक्षा देने वाला पहला कॉलेज है। कई बार पूछा जाता है कि आधुनिक शिक्षा देने वाला निम्नलिखित में से भारत का पहला कॉलेज कौन सा है, तो उसका एक लाइन में आंसर आता है 1817 में स्थापित किया जाने वाला हिंदू कॉलेज, जो राजा राम मोहन राय ने डच घड़ी के व्यापारी डेविड हेयर के सहयोग से स्थापित किया। 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी बनाई। उसके पश्चात 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना किया और 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना किया, जो ब्रह्म समाज के नाम से फेमस हुआ, ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन राय बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने पहली बार पत्रिका का भी संपादन किया, इसलिए उन्हें पत्रकारिता में भी अग्रणी कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। नव प्रभात के तारा के नाम से पुकारा जाता है। राजा राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी नामक बंगला भाषा में पत्रिका लिखा और उसी पत्रिका में उन्होंने सती प्रथा की आलोचना करने का काम किया। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने बंगला व्याकरण की भी रचना किया, जो आज बंगला व्याकरण बंगाल में पढ़ाई जाती है। 1822 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने मिरातुल अखबार नामक पत्रिका लिखने का काम किया। मिरातुल अखबार नामक पत्रिका निकाला फारसी भाषा में, जबकि अंग्रेजी के भी जानकार थे और ब्रह्म निकल मैगनी नामक पत्रिका निकालने का काम किया। ब्रह्म निकल मैगनी निकालने का इन्होंने काम किया। आगे देखा जाए मैगजीन निकालने का काम किया। आगे देखा जाए तो इस तरह राजा राम मोहन राय ने समाज के क्षेत्र में भी अग्रणी योगदान दिया। वो शुरुआत से ही उनको लगता था कि हमें सती प्रथा को रोकना चाहिए, क्योंकि उनके सामने ही उनके भाभी को जिंदा जला दिया गया था। वहाँ के कुलीनों के बीच में, वहाँ के ब्राह्मणों के बीच में ये प्रथा थी कि जैसे पति मर जाता था, उसी के चिता पर महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था। इस कुप्रथा को रोकने के लिए इन्होंने कार्य किया और कार्य करने के पश्चात इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो उस समय एक उदारवादी था, उसी को गवर्नर जनरल था, उसको इन्होंने एक पत्र दिया और उसी पत्र के बदौलत देखा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 के धारा 17 के तहत बंगाल में सती प्रथा का अंत कर दिया, उसे अवैध मान लिया और 1830 ईस्वी में सती प्रथा का अंत बम्बई प्रेसिडेंसी में कर दिया गया। राजा राम मोहन राय एक तरह से बहुभाषीविद थे। वे हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, उर्दू, पुर्तगाली, हिब्रू, सही देखा जाए तो बहुत ही भाषाओं के जानकार थे। इसीलिए 1828 ईस्वी में उन्हें मुगल बादशाह अकबर शाह ने राजा की उपाधि से विभूषित किया और अपना राजदूत बनाकर उन्हें इंग्लैंड भेजा। इंग्लैंड जाने के पश्चात महारानी इनके आदर्श से, इनकी भाषा शैली से, विद्वता से प्रसन्न हो गई और उसने इन्हें अपने बच्ची का टीचर नियुक्त और टीचर नियुक्त करने के पश्चात 1833 ईस्वी में
राजा राम मोहन राय की वहीं पर मृत्यु हुई और ब्रिस्टल में उनका कब्र बना दिया गया। राजा राम मोहन राय का कब्र कहाँ पे मौजूद है? ब्रिस्टल, लंदन में मौजूद है। 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज आगे भी कार्य करता रहा। जब वो जाने लगे तो रामचंद्र विद्या वागीश्वर उन्होंने उसका प्रमुख बनाया, लेकिन राजा राम मोहन राय के मरते ही द्वारिकानाथ टैगोर ने उन्हें हटा दिया और हटाने के पश्चात स्वयं प्रमुख बन गए। आगे चल के इसी ब्रह्म समाज में देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, कई लोगों ने कार्य किया। ब्रह्म समाज को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू। कैसा लगा? जो आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, लोगों को सब्सक्राइब करवाते रहें। मेरा मोबाइल नंबर है 8707 83 51 99। कोई त्रुटि हो, किसी तरह का आपको समझने में दिक्कत हो, मुझे फ़ोन करें, मैं उस समस्या का समाधान करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।